हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू EduTap अंडर द फ्राइडे फॉर्मूला सीरीज। एक ऐसी सीरीज जहां पर हम AFM के न्यूमेरिकल कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 7 जहां पर हम रेशियो एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली भी हमने अकाउंटिंग रेशियोज मतलब जो लास्ट लेक्चर था वो भी अकाउंटिंग रेशियोज से रिलेटेड ही था। रेशियोज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, सो वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दिस इज द सेकेंड लेक्चर फॉर द रेशियो एनालिसिस, सेकेंड एंड द लास्ट lecture, right? But before starting the topic, I would like to tell you that EduTap has launched a few courses for your exam preparation. आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करने के लिए EduTap ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। द कंप्लीट कोर्स, मास्टर कोर्स, फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन के लिए लाइव क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज। इन सब कोर्सेज में कैसे एनरोल करना है और इन कोर्सेज की सभी डिटेल्स इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स रिवाइज व्हाट आर अकाउंटिंग रेशियोज। देखिए, हमने बात की थी दैट अ बिजनेस प्रिपेयर्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है। एक बिजनेस बैलेंस शीट बनाता है टू नो कि उसका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है ना। प्रॉफिट एंड लॉस से उसे बिजनेस के प्रॉफिट्स लॉसेस के बारे में पता चलता है, बैलेंस शीट से उसे बिजनेस की एसेट लायबिलिटी स्टेटस के बारे में पता चलता है ना। लेकिन क्या सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सफिशिएंट है? ऑब्वियसली नॉट, है ना। तो हमने अकाउंटिंग रेशो को कैसे स्टडी किया कि अकाउंटिंग रेशो एक टूल है फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस दैट हेल्प्स अस एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड। जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हमने बनाया उसके रिजल्ट्स, उन फिगर्स के बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको हमने आइडेंटिफाई किया विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशोज, है ना। बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो सब हमें अकाउंटिंग रेशोज की हेल्प से पता चलता है। हमने लास्ट लेक्चर में जो रेशो क्लासिफिकेशन है उसमें से सॉल्वेंसी रेशो का पार्ट कवर कर लिया था एंड टर्नओवर रेशोज हमने कवर कर ली थी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए फिक्स्ड एसेट रेशो और डेट इक्विटी रेशो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए करंट और लिक्विडिटी रेशो। ऑन द अदर हैंड टर्नओवर रेशोज जो कि स्टॉक टर्नओवर और डेटर्स टर्नओवर, बिजनेस की कैपेसिटी को जज करने के लिए जो रेशोज हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज की ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज क्या हैं और कैसे कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो सबसे पहली रेशो है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का फॉर्मूला रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं इन द ट्रेडिंग अकाउंट, देन हम उसके बाद क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस और नेट के बीच में आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या होता है, देखिए, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको एक बार टोटल करते हैं। यहाँ पर आ जाता है मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं। देन हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट, लेकिन इसके बीच में एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट होता है सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स के साथ। देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को इंक्लूड कर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? तो नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों टाइप के एक्सपेंस इनकम इंक्लूड होंगे, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स ही इंक्लूड किए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वील टॉक अबाउट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, देखिए, अब अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड के केस में हमें बैलेंस शीट के बारे में पता है बिजनेस की, है ना। बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, शेयर होल्डर फंड होते हैं। बैलेंस शीट में आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं, करंट लायबिलिटीज होती हैं, फिर आपके पास करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स होती हैं, यही सब चीज़ें होती हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स्ड और करंट एसेट्स का सम कह सकते हो, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स का सम कह सकते हो, या फिर जितने भी लॉन्ग टर्म फंड्स बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयड हैं, जिसमें आगे आपके पास शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ गई, और इसमें से नॉन बिजनेस एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स को क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस ने कितनी कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है लॉन्ग टर्म में, तो उसमें हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर फंड में यानी शेयर कैपिटल में रिजर्व्स एंड सरप्लस को प्लस करते हैं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो हैं उन्हें भी प्लस कर देते हैं। माइनस क्या करते हैं, नॉन बिजनेस एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स को यहाँ पर रिड्यूस कर चलते हैं।
क्लियर। तो मेजरली जो ये वाला पार्ट है, दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने आपको बताया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसा प्रॉफिट जिसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स ही इंक्लूड किए गए हैं, है ना। तो अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, सपोजिंगली मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालूंगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम्स को मैं ऐड कर दूंगी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैं माइनस कर दूंगी, मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर नेट प्रॉफिट गिवन है, इससे रिवर्स जाना है तो क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट गिवन है तो क्या करेंगे, तब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, रिवर्स चलेंगे हम और हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। इस रेशो की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे को बताती है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर हमने की है बिजनेस में, क्या उस इन्वेस्टमेंट को करना हमारे लिए वर्थ इट था भी या नहीं था। डिसीजन मेकिंग में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में, दो बिजनेसेस के कंपैरिजन में जो हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, इसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो ये रेशो हमें जो है इसमें हेल्प करती है, और साथ ही साथ बिजनेस के रिसोर्सेज कितने एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं वो भी हमें इसी रेशो की हेल्प से पता चलता है। इसका अदर नेम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट आर अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर क्या है कि एक शेयर होल्डर को कितनी अर्निंग हो रही है ऑन द मनी ही हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ अ बिजनेस। तो उसके लिए जितना भी प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, टैक्स दे दो, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दो, उसके बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट को वो प्रॉफिट क्या है, दैट प्रॉफिट इज ओनली फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, या फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, कुछ भी हो सकता है। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट जो कि इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड और टैक्स के बाद का प्रॉफिट आपके पास बचा है। इस रेशो से पता चलता है कि आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस क्या है। कंपनी की कैपेसिटी के बारे में पता चलता है। इक्विटी शेयर होल्डर दो बिजनेसेस के ईपीएस को कंपेयर कर कर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं कि मेरे इस कंपनी की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो मेरे को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन द अदर कंपनी। नेक्स्ट कम्स पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला मार्केट प्राइस बाय ईपीएस। जो ईपीएस अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो मार्केट प्राइस, इक्विटी शेयर्स का जो भी मार्केट प्राइस होगा उसको ईपीएस से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द प्राइस अर्निंग रेशो। मार्केट प्राइस मतलब जिस प्राइस पर शेयर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जा रहा है, और ईपीएस अभी हमने पढ़ा है। इस रेशो की इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको पता चलता है, आप डिसीजन बना सकते हैं कि क्या आपको इस पर्टिकुलर मार्केट प्राइस पर शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही साथ इन्वेस्टर की बिजनेस को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी हमें इसी रेशो की हेल्प से पता चलता है। फर्दर कम्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए बिजनेस में जो ओपनिंग स्टॉक था, यानी स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसमें इस साल आपने जितना स्टॉक खरीदा वो, यहाँ पर परचेजेस की जगह नेट परचेजेस वर्ड अगर आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा। नेट परचेज होता है परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देना, ऐसी नेट सेल्स होता है सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देना। फिर इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है उन्हें ऐड कर दिया जाता है। और बिजनेस के एंड में, ईयर के एंड में जो हमारे पास स्टॉक बचता है दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक, उसे क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। नेट सेल्स क्या है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से बिजनेस के प्रोडक्शन प्रोसेस की इफेक्टिवनेस का पता चलता है, और साथ ही साथ बिजनेस ने कितना मार्कअप मेंटेन कर रखा है गुड्स के ऊपर वो भी पता चलता है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट इज रिफ्लेक्टिंग ओनली द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अभी बहुत सारे खर्चे आपके करने रहते हैं, बहुत सारे बिजनेस के ऑफिस, सेलिंग, एडमिन एक्सपेंसेस आपके करने रहते हैं, उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा।
देन कम्स नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम्स को प्लस कर दो और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कर दो, माइनस कर दो। नेट सेल्स आपको पता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इस रेशो से बिजनेस की एफिशिएंसी, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है। जो हम बार बार बात करते हैं कि बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा है, बैलेंस शीट बना रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से उसके पास प्रॉफिट या लॉस निकल कर आ रहा है, वही प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बिजनेस की कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, बिजनेस की एफिशिएंसी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितनी इंक्रीज हो रही है बिजनेस की एफिशिएंसी, वो भी हमें इसी रेशो की हेल्प से पता चलती है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इन्हीं कंसेप्ट्स को समझने के लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट आपको निकालना है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सेल्स और सेल्स रिटर्न दिए हुए, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको गिवन है। तो अगर सेल्स और सेल्स रिटर्न दिए हैं तो सबसे पहले निकाल लो नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे निकलेगी, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितनी है, सेल्स आर 10 लाख, सेल्स रिटर्न आर 1,50,000, यानी कि मेरे पास कितनी आ गई नेट सेल्स, 8,50,000। अब अगर मैं नेट प्रॉफिट निकालना है ना, तो नेट प्रॉफिट निकालूं तो नेट प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा, नेट सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट भी माइनस कर दो, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी माइनस कर दो। तो नेट सेल्स मेरे पास कितनी है, 8,50,000, डायरेक्ट कॉस्ट 2 लाख एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट 3 लाख। तो 8 लाख में से 5 लाख माइनस कर देंगे, यानी कितना बचेगा, 3,50,000। तो अब मेरे को निकालनी है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला विल बी नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स multiplied by 100. Net profit is 3,50,000. Net sales are 8,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो निकल कर आ जाएगा 41.18%। नेट प्रॉफिट जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही ईपीएस और पीई रेशो का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको गिवन है और मार्केट प्राइस गिवन है। तो ईपीएस कैसे निकलता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ। तो नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 12 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, दे आर 3 लाख। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ईपीएस कितना आ जाएगा, 4 रुपीज। देन पीई रेशो, पीई रेशो में मार्केट प्राइस को ईपीएस से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो मार्केट प्राइस मेरा कितना है 60, ईपीएस मेरा कितना है 4, यानी कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 15 मेरी पीई रेशो यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए अलग अलग रेशोज को अलग अलग स्टेक होल्डर्स बिजनेस के अपने अपने पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। अब जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं बिजनेस के, उनको दो चीज़ों से मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिजनेस से उन्हें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, जो बोरोइंग्स उन्हें बिजनेस को प्रोवाइड करवाई हैं उन बोरोइंग्स पर उन्हें कितना इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, और उनका प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने बिजनेस में एज अ लोन प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो ये कौन सी रेशोज पर ध्यान देते हैं, दे विल फोकस ऑन द फिक्स चार्जेस कवर, है ना, कि बिजनेस अपने फिक्स्ड चार्जेस को कितने अच्छे से कवर कर कर चल रहा है। तो फिक्स चार्जेस कवर किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, जो भी आपकी इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की इनकम होगी उसको इंटरेस्ट चार्जेस से डिवाइड कर दो, कि आपके पास कितनी इनकम, मतलब हाउ मेनी टाइम्स यू आर हैविंग इनकम इन कंपैरिजन टू द इंटरेस्ट यू हैव टू पे। जितना इंटरेस्ट आपको देना है उसके मुकाबले आपके पास कितनी ज़्यादा, हाउ मेनी टाइम्स द इनकम यू आर हैविंग। और एक रेशो और कैलकुलेट करते हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट सर्विस कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेट के लिए जो भी आपके पास कैश प्रॉफिट अवेलेबल है उसको डिवाइड कर दो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, डेट सर्विस कवरेज रेशो आ जाएगी।
नेक्स्ट आर बैंक्स, दोज आर ग्रांटिंग शॉर्ट टर्म लोन्स। अगर आप किसी बैंक से शॉर्ट टर्म लोन की डिमांड करते हो तो दैट बैंक वुड वांट टू नो योर लिक्विडिटी, है ना, आपके पास कैश अवेलेबिलिटी कितनी है, कैसी आपकी एसेट्स हैं, कौन सी एसेट्स आपकी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, उन सब की नॉलेज बैंक को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए बैंक आपकी लिक्विडिटी सॉल्वेंसी रेशोज पर फोकस करेगा। सॉल्वेंसी जो शॉर्ट टर्म, क्योंकि लोन शॉर्ट टर्म के लिए दिया जा रहा है, तो शॉर्ट टर्म की वजह से शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज को ही बैंक जो है वो स्टडी कर कर चलेगा, विच वुड इंक्लूड द क्विक रेशो एंड द करंट रेशो, कि बिजनेस के पास क्विक रेशो कितनी है, बिजनेस की करंट रेशो कितनी है। और इवन क्विक एंड करंट रेशो का एक कंपैरिजन भी स्टैब्लिश किया जाता है टू चेक कि बिजनेस के पास कितना इन्वेंट्री होल्डअप है, बिजनेस कितनी इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक पाइल अप कर कर रखता है। इन दोनों का डिफरेंस यही जस्टिफाई करता है। तो दैट इज वाई बैंक्स जो हैं वो इन दोनों रेशोज को कंपेयर कर कर चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं बिजनेस के शेयर होल्डर्स की। तो जो बिजनेस के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें बिजनेस की ईपीएस से मतलब है कि बिजनेस कितना ईपीएस प्रोवाइड करवा रहा है, एंड देन डिविडेंड यील्ड रेशो उनकी क्या है, कि जो उन्हें डिविडेंड मिल रहा है वो करंट मार्केट प्राइस पर क्या रेट उन्हें डिविडेंड का मिलकर चल रहा है, ये भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को जानने की जरूरत है। सो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी आईआईबीएफ बुक में भी प्रोवाइडेड है। सो लेट्स डू इट। यहाँ पर लिखा है कि करंट रेशो आपको 2 गिवन है, तो आपको अलग अलग केसेस के हिसाब से बताना है कि क्या करंट रेशो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या फिर उसका कोई भी इम्पैक्ट इन ट्रांजेक्शन्स का रेशो के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो करंट रेशो अगर 2 गिवन है तो आई एम एज्यूमिंग कि मेरे पास करंट एसेट्स कितनी है, 2 लाख है, और मेरे पास करंट लायबिलिटीज कितनी है, 1 लाख है। अगर मेरे पास करंट एसेट्स 2 और करंट लायबिलिटीज 1 है, इसका मतलब मेरी करंट रेशो क्या आएगी, 2 आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी को एक अमाउंट डिफाइन कर दूं कि मान लो 50,000 की लायबिलिटी पे किया, हर ट्रांजेक्शन में हम 50,000 एज्यूम कर कर चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व होगा, अगर आपने करंट लायबिलिटी की 50,000 की पेमेंट करी है तो उसकी वजह से आपकी करंट एसेट्स जो हैं वो आपकी डिक्रीज हो जाएंगी बाय 50,000, यानी आपकी करंट एसेट्स कितनी आ जाएंगी, 1,50,000। करंट क्यों डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है, और करंट लायबिलिटी की आप पेमेंट कर रहे हो तो करंट लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। आपकी करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 50,000। करंट रेशो अगर मैं निकाल लूँ, अगेन वही करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, यानी 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो मेरे पास कितनी रेशो आ जाएगी, 3:1। यानी मेरी रेशो क्या हो गई है, मेरी रेशो यहाँ पर इम्प्रूव हो गई है। पहले रेशो 2 थी, अब रेशो 3 हो गई है, रेशो इंक्रीज हो गई है। सेकेंड पार्ट, फिक्स्ड एसेट्स अगर मैं परचेज करती हूँ तो उसकी वजह से मेरा कैश जाता है। फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने की वजह से 50,000 का कैश बिजनेस से जा रहा है, यानी मेरी जो करंट एसेट्स हैं वो अब कितनी हो गई हैं, वो हो गई हैं 1,50,000। फिक्स्ड एसेट परचेज करने का सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा कि मेरी फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि करंट लायबिलिटी पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो 1 लाख की रहेगी। तो रेशो निकाल लेते हैं, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, यानी 150 बाय 1 लाख, तो मेरी रेशो क्या हो जाएगी, 1.5:1, यानी मेरी रेशो क्या हो गई, मेरी रेशो यहाँ पर डिक्लाइन हो गई है। क्लियर। थर्ड देख लेते हैं अब। थर्ड क्या है, अगर आपने कस्टमर से कैश कलेक्ट किया है तो कस्टमर से कैश कलेक्ट करने पर आपकी करंट एसेट्स में क्या इम्पैक्ट आएगा। 2 लाख की करंट एसेट्स थी, 50,000 के डेटर्स कम हो जाएंगे और 50,000 कैश में प्लस हो जाएगा, यानी ओवरऑल मेरी करंट एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। करंट लायबिलिटीज पे भी इस ट्रांजैक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो मेरी करंट रेशो पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मेरे वैल्यूज तो अभी भी सेम है, यानी मेरी करंट रेशो में देयर विल बी नो चेंज। फोर्थ, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो रहे हैं। अब देखो, अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होते हैं तो क्या होता है, जिस पर्सन को आपने बिल इशू किया हुआ था, जब आपने बिल्स रिसीवेबल आपने पास रिकॉर्ड किए तो वो आपके लिए एक एसेट बन गई, है ना।
अब ये डिसऑनर हो गए, यानी इनसे अब पैसा रिसीव नहीं होगा, कैंसल हो गए, तो आपके बिल्स रिसीवेबल रिड्यूस हो जाएंगे, यानी आपकी एसेट यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी फ्रॉम 50,000। इसका सेकेंड इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका सेकेंड इम्पैक्ट ये आएगा कि बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएंगे और डेटर्स फिर से मेरे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिन डेटर्स को आप बिल्स रिसीवेबल इशू कर देते हो उनको आप डेटर्स की कैटेगरी से हटा देते हो और बिल्स रिसीवेबल को एज एन एसेट अपने पास रिकॉर्ड कर देते हो, है ना। तो बिल्स रिसीवेबल रिड्यूस हो गए और मेरे ये डेटर्स बढ़ गए हैं, यहाँ पे बी आर कम हो गया। तो यानी ओवरऑल अगेन मेरी करंट एसेट्स पर कोई चेंज नहीं आया, करंट लाइबिलिटीज पर कोई चेंज नहीं आया, तो रेशो भी मेरी कोई चेंज नहीं होगा, इट विल बी 2:1 ओनली। समझ में आ गया यहाँ तक। फिफ्थ देख लेते हैं, लास्ट जो हमारा इस क्वेश्चन में पार्ट है। गिवन इज इशू ऑफ न्यू शेयर्स। अब अगर आप नए शेयर्स इशू करते हो तब क्या होगा। देखो, अगर आप नए शेयर्स इशू करते हो तो उसकी वजह से आपका एक इम्पैक्ट आएगा कि आपके पास ना कैश आ रहा है, 50,000 का आपको कैश आ रहा है, यानी आपके करंट एसेट्स हो गई है अब 250। करंट लाइबिलिटीज पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब शेयर्स इशू करें तो वो शेयर होल्डर फंड में इंक्रीज करेंगे। तो अगर मैं रेशो निकाल लूँ तो रेशो हो जाएगी 2,50,000 बाय 1,00,000, यानी कि 2.5:1। तो रेशो मेरी 2 से 2.5 हो गई है, यानी मेरी रेशो यहाँ पर भी क्या हो गई है, इम्प्रूव हो गई है। क्लियर है आपको सभी पार्ट्स कैसे सॉल्व किए गए हैं उस सब की आपको अगर क्लैरिटी एस्टैब्लिश हो गई, तो लेट्स मूव अहेड एंड प्रैक्टिस अ फ्यू एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज रमेश, अ क्रेडिट ऑफिसर एट अ नेशनलाइज्ड बैंक, इज रिव्यूइंग अ लोन एप्लीकेशन फॉर गुप्ता गारमेंट्स. The firm's financial statements show that the total sales of 15,50,000 and the sales return of rupees 50,000. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 9 लाख दिया है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए बोला है। नेट सेल्स निकाल लेते हैं पहले। तो नेट सेल्स क्या आ जाएंगी, 1550 -50, यानी कि 15 लाख की नेट सेल्स आ गई। COGS 9 दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, नेट सेल्स में से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स आर 15 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 9 लाख, यानी कि 6 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या होगी, वो होगी ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 6 लाख बाय 15 लाख इंटू 100, तो मेरे पास 40% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाएगी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा आंसर होगा। क्लियर है आपको न्यूमेरिकल। आगे देखते हैं। एक इंडियन फर्म है मेहरा मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इनके पास 8 लाख शेयर कैपिटल है, 2 लाख रिजर्व्स इन सरप्लस हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स 4 लाख हैं, एंड द कंपनी बैलेंस शीट ऑल्सो शोज नॉन बिजनेस एसेट्स वर्थ ₹150, फिक्टिशियस एसेट्स वर्थ ₹50। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 360, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो निकालनी है। तो अगर मेरे को ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मेरा फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, परसेंटेज में आती है रेशोज। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मुझे 3,60,000 गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कर दो, लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस कर दो, और माइनस क्या करो, माइनस करो नॉन बिजनेस एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, शेयर कैपिटल है मेरे पास 8 लाख, reserves and surplus are 2 lakh, long term loans are
4 लाख, और इसमें से नॉन बिजनेस एसेट 150 और फिक्टिशियस 50, यानी कि 2 लाख क्या हो जाएगा माइनस। तो मेरे पास कितनी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड, इट विल बी 12 लाख। तो अगर 12 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसका मतलब मेरा 30% जो है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो यहाँ पर आ जाएगी। इजी था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशो कैलकुलेट करनी है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट। तो एक बार DSCR का फॉर्मूला क्या था हमारा, इट वाज कैश अवेलेबल, और यू कैन से कैश प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट सर्विस divided by principal and interest payment। लेकिन यहां पर जो मुझे प्रॉफिट दिया हुआ दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर मुझे कैश प्रॉफिट अवेलेबल निकालना है, कैश प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट सर्विस अगर मुझे निकालना है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए रिवर्स चला जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, तो नेट प्रॉफिट जो गिवन है इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी प्लस करना पड़ेगा, इसके अंदर इंटरेस्ट भी प्लस करना पड़ेगा। तो यानी कि 2 लाख में 90 प्लस करेंगे तो 2,90,000 हो जाएगा। तो कैश प्रॉफिट अवेलेबल मेरे पास कितना हो गया 290, प्रिंसिपल मेरे पास 60 है, इंटरेस्ट 40 है, तो इट इज 290 बाय 1 लाख, यानी कि कितना आंसर आ गया 2.9, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा आंसर होगा। क्लियर हो गया आपको। कैश प्रॉफिट अवेलेबल पहले आप निकालेंगे, अगर आपको नहीं गिवन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट आपको डायरेक्टली गिवन थी, उसके सम से आपने कैश प्रॉफिट अवेलेबल को डिवाइड कर दिया, तो 2.9 आपके पास DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशो आ गई। Next is a company reports revenue from operation 15 lakh, operating expenses 2 lakh, abnormal loss 50, cost of goods sold 9 lakh, interest 1 lakh and tax rate as 30%। आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए abnormal loss को इग्नोर करना है, तो इस फिगर को तो भूल ही जाओ। Then you have to find the adjusted net profit ratio। ओके, तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशो के लिए पहले नेट प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। नेट प्रॉफिट के लिए पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स में से COGS माइनस करके। सेल्स कितनी है 15 लाख, COGS इज 9 लाख, यानी कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कितना आ गया, इट इज 6 लाख। अब नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम तो कुछ भी नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, इंटरेस्ट को भी माइनस कर दो। तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 लाख हो गया, इंटरेस्ट 1 लाख हो गया, यानी कि मेरे पास 3 लाख आ गया नेट प्रॉफिट। दिस इज बिफोर टैक्स, हमें चाहिए आफ्टर टैक्स। 3 लाख का 30% कितना होगा 90,000, यानी मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 3 लाख में से 90,000 का टैक्स माइनस हो जाएगा, यानी 2,10,000 हो गया। तो नेट प्रॉफिट रेशो, इसका फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट कितना है 2,10,000, नेट सेल्स आपको गिवन है 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि कैलकुलेशन कर कर मेरे पास प्रॉफिट जो आ गया वो कितना आ गया 14%, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर है मेरा। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
एक कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड आपको गिवन है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है, आपको पीई रेशो निकालनी है। तो पीई रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। मार्केट प्राइस तो मुझे 40 गिवन है, लेकिन ईपीएस मुझे नहीं पता, तो ईपीएस निकालना पड़ेगा पहले। ईपीएस निकालने के लिए मुझे चाहिए प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 5 लाख का प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो तो कितना हो गया 4 लाख। ईपीएस निकलेगा 4 लाख को 80,000 इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा ईपीएस मेरा 5। ईपीएस 5 आ गया तो पीई रेशो आ जाएगी 8, बी ऑप्शन। क्लियर? आपको समझ में आया कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और कैसे कैसे आपको न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन कर कर चलनी है। इसी तरीके से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए एडुटैप ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। उन कोर्सेज में खुद को एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र पर जाना है, वहाँ पर आप सर्च करेंगे edutap.in। तो आपको एडुटैप की वेबसाइट विजिबल होगी, कोर्सेज सेक्शन में जाकर जैप कोर्सेज पर जाएंगे। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने पर आपको JIIB के सभी कोर्सेज विजिबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सरप्राइज कोर्स की बात कर लेते हैं। सुपर क्रैश कोर्स, एडुटैप ने सुपर क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर द सुपर फास्ट एग्जाम प्रिपरेशन। एग्जाम में अब टाइम बहुत ही कम बचा है, सो वी हैव लॉन्च सुपर क्रैश कोर्स, जहां पर आप अपने JIIB सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिर्फ और सिर्फ 24 कंसेप्ट क्लासेस में कवर अप कर पाएंगे। 24 कंसेप्ट क्लासेस आपकी मॉर्निंग और इवनिंग में 2.5 यानी 2.5 घंटे की आपकी क्लासेस रहेंगी, और ये क्लासेस आपकी जो है 60 आवर्स की यहाँ पर टीचिंग रहेगी। सुपर क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आप खुद को जल्दी से इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपनी क्लासेस को अटेंड कीजिए। फर्स्ट बैच हैज़ लॉन्च, सेकंड बैच इज ऑल्सो लॉन्च्ड। आप अपने आप को जल्दी से इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए और एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बहुत ही जल्दी कवर अप कर लीजिए। जितनी जल्दी एग्ज़ाम प्रिपरेशन होगी उतना आपके पास रिवीजन के लिए टाइम बचेगा और आपका एग्ज़ाम अटेम्प्ट उतना ही अच्छा होगा। इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, जहां पर आप टीचर्स के साथ लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करते हुए अपने डाउट्स को भी साथ साथ रिजॉल्व कर लेंगे। कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व बेसिस पर, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएंगे, ताकि आप जैसे ही कोर्स को कंप्लीट कर लें तो आप अपने MCQ प्रैक्टिस भी कर पाएँ, ताकि आपका MCQs के ऊपर मतलब आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाए। अब अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है, आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एग्जाम लेवल्स के हिसाब से मॉक टेस्ट यहाँ बनाए गए हैं, और इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर कर आपको एग्जाम में डबल कॉन्फिडेंस वहां पर फील होगा और आपके एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। देन कम्स
मास्टर कोर्स फॉर द डिटेल्ड एग्जाम प्रिपरेशन, जहाँ पर आप अगर आप नवंबर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर कर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। डीप कंसेप्चुअल क्लासेस मिल जाएंगी आपको, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, देन कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, जैसे IAIFS का मास्टर कोर्स, PPB का, AFM का और RBWM का इंडिविजुअल कोर्स एग्जिस्ट करता है। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको उसी सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में अवेलेबल होंगी। इन कोर्सेज को एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना ना भूलें, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए। आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दैट फॉर श्योर। साथ ही साथ आप MCQs की प्रैक्टिस करते रहिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहिए। रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सभी फॉर्मूलाज को एक जगह पर लिख कर लर्न कर लीजिए, सभी के सभी फॉर्मूलाज आपके एक ही साथ रिवाइज हो जाएंगे। For any other kind of doubts and queries, you can call us or even email us at hello@edutab.co.in. मिलते हैं अगले सेशन में. Till then, keep studying, keep growing. Your examination will qualify for sure. Bye bye and all the best.